हेलो फ्रेंड्स, सोशल साइंस स्टडी रूम में आपका स्वागत है। सीटेट के लिए हम पढ़ रहे हैं। सीटेट दिसंबर 2024 के लिए हम पढ़ रहे हैं। सीटेट की जो हमारी क्लासेस हैं, थ्योरी की क्लासेस, वो स्टार्ट हो चुकी है। मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो हमें पढ़ना है, हमें थ्योरी करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करने हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक करने हैं और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी करना है। मतलब हर चीज़ हम बहुत अच्छे से करते हुए प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ते चलेंगे। अगर दिसंबर में भी एक सीटेट का एग्जाम होता है तो भी हमारे पास बहुत टाइम है, 3 महीने का टाइम हमारे पास रह रहा है, तो हम 3 महीने में अच्छे प्रॉपर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। तो मेरी 6 क्लास की ज्योग्राफी, यानी कि 6 क्लास के जितने भी चैप्टर हैं ज्योग्राफी के, 6 चैप्टर हैं, 6 चैप्टर मैं करा चुकी हूँ। और साथ के साथ 6 चैप्टर होने के बाद मैंने उसका जो रिवीजन वर्क है वो भी, मतलब रिवीजन के वीडियो भी डाल चुकी हूँ। मैंने 6 क्लास के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारा टॉपिक मैंने कवर किया है उस वीडियो में। वो पौने 2 घंटे का वीडियो है। उसमें 6 क्लास के सारे ही टॉपिक, उसमें जो 6 क्लास की ज्योग्राफी है उसके सारे ही टॉपिक उसमें हैं। ठीक है, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बता चुकी हूँ। वीडियो देखिए, वीडियो देखने के साथ ही साथ आपको क्या करना है, नोट्स तैयार करना है। फिर सेकंड वीडियो देखिए, उसके नोट्स तैयार करिए, फिर 2 वीडियो का रिवीजन करिए। इस तरीके से प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करिए तो हर कुछ भी हो जाए, ये मत सोच के चलिए कि हमें लास्ट में 1 महीने 15 दिन 20 दिन रह जाएगा तो हम तैयारी करेंगे। लास्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। अभी जो सीटेट के पेपर दे रहे थे बच्चे, उनसे आप डिस्कस करो, उनसे बात करो। लास्ट में या तो हमारे यहाँ मेहमान आ जाएंगे, या तो फिर कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है एग्जाम के टाइम में। 10-15 दिन पहले हमेशा ही कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम आएगी कि हम तैयारी उस समय जो पहले से तैयारी किए रहते हैं वही बच्चे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वरना लास्ट का अगर छोड़ के रखिएगा ना कि हम लास्ट में तैयारी करेंगे, 1 महीने बच जाए, 1.5 महीने बच जाए, तो बेटा फिर बहुत मुश्किल होती है। ठीक है, और ऐसे ही बच्चे हैं, मैं ये नहीं कहती कि उन बच्चों का सीटेट क्लियर होगा ही नहीं। सीटेट क्लियर सभी का, मतलब उनका भी होगा, लेकिन जो बच्चे कई बार से सीटेट में मतलब रह जा रहे हैं, उनका यही कारण है कि वो टाइम कम दे रहे हैं सीटेट के लिए। तो सीटेट में टाइम दीजिए और समझ के पढ़िए। सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और एनसीईआरटी के अलावे कुछ मत पढ़ो। मैं बार बार बोल रही हूँ, थ्योरी के लिए एनसीईआरटी के अलावे और कुछ भी मत पढ़िए, क्योंकि एनसीईआरटी से ही आता है थ्योरी, उसके अलावे कहीं से नहीं आता है। तो एनसीईआरटी ही पढ़िए, आप थ्योरी पढ़िए, पीवाईक्यू करिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करिए और साथ के साथ नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, तो 6 क्लास की पूरी ज्योग्राफी कराने के बाद मैं उसका जो रिवीजन है वो भी डाल चुकी हूँ, क्योंकि मैं बार बार आपको बताती आ रही हूँ कि रिवीजन वर्क बहुत ज़रूरी है। हम एक बार वीडियो देख लेंगे, नोट्स बना लेंगे, उस नोट्स को बंद करके रख दो, फिर कोई फायदा नहीं है, पता है ना। तो रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं रिवीजन भी डाल रही हूँ। अब 7th क्लास की ज्योग्राफी पूरी कराने के बाद इसका भी रिवीजन में डालूंगी। लास्ट में पूरी ज्योग्राफी हो जाएगी 7th क्लास की, तो फिर इसके भी रिवीजन में डालूंगी। ऐसे ही करते चलेंगे और साथ के साथ हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी करते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं या फिर जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें फटाफट, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और कमेंट भी जरूर करें। ओके बेटा, तो ये हमारे 7th क्लास की ज्योग्राफी है। 7th क्लास की ज्योग्राफी का ये चैप्टर नंबर 1 है, पर्यावरण। ओके, चैप्टर नंबर 1 है हमारा पर्यावरण। पर्यावरण, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले चैप्टर का जो हेडिंग है पर्यावरण, इसे समझना जरूरी है कि पर्यावरण होता क्या है। हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी पर्यावरण का पार्ट है। मान के ये मानिए, हमारे आसपास की जितनी चीज़ें हैं सभी पर्यावरण का पार्ट है। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और मनुष्य, ये सभी पर्यावरण के पार्ट है। हम खुद भी पर्यावरण के पार्ट है। हमारे आसपास आपको जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं सभी पर्यावरण ही है, पर्यावरण के पार्ट हैं, और हम खुद पर्यावरण के पार्ट हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए क्या है। और बेटा आपको अगर चैप्टर के, मतलब कि इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम का लिंक नीचे मैं कमेंट में डाल दूंगी, तो प्लीज़ उस टेलीग्राम में आप ज्वाइन करिए। टेलीग्राम में उसमें सारे ही चैप्टर की लिंक आपको, मतलब पीडीएफ आपको मिल जाएगा, सारे ही चैप्टर का पीडीएफ मिल जाएगा। साथ के साथ मैं वहाँ पे आपको अपने वीडियोस भी डालती रहूँगी, ताकि आप वहाँ से वीडियो देख लें। अगर किसी के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुँचता है तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, क्योंकि टेलीग्राम में मैं वीडियो डालती रहूँगी, तो वहाँ से भी आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं। देखिए क्या है। स्कूल, भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियां, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। यही चीज बता रहे थे, पर्यावरण के अंग क्या है। जितने भी चीज हमें आसपास दिख रहे हैं, कोई भी चीज, यहाँ तक देखिए कूड़ा करकट है ना, ये भी पर्यावरण के अंग है। मतलब जो भी चीजें हमें आसपास दिख रही है, यहाँ तक कि हम, हमारे फ्रेंड, हमारे पड़ोसी, हमारे रिलेटिव, सभी क्या है, पर्यावरण के अंग है। सिर्फ पड़ोसी और रिलेटिव नहीं, हमारे दुश्मन भी पर्यावरण के अंग है। ओके, कोई भी हो, सारे ही पर्यावरण के अंग हैं। ओके,
देखिए क्या है, प्रकृति ने कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे पर्वत, नदियां, पेड़, प्राणी, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब, है ना। तो पर्यावरण दो तरीके के नहीं, तीन तरीके के होते हैं। मानव पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण, और ये प्राकृतिक पर्यावरण, मानव निर्मित पर्यावरण और मानव पर्यावरण, तीन तरीके के पर्यावरण होते हैं, ठीक है। तो वो सारे हम देखते हैं। देखिए जिनका निर्माण क्या होता है, प्रकृति ने किया, उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण। ओके, वो क्या हो गया, प्राकृतिक पर्यावरण, जैसे पर्वत, नदियां, पेड़, प्राणी आदि। प्राणी हमारा भी निर्माण किसने किया है, प्रकृति ने किया है। अब दूसरा है मानव पर्यावरण। मानव पर्यावरण क्या हो गया, सड़क, कार, कपड़े, ये सब कौन बनाता है, मनुष्य बनाता है ना। तो मानव पर्यावरण, ये मानव निर्मित पर्यावरण हो गया। मानव पर्यावरण क्या हो गया, हम मनुष्य जो है वो सारे क्या है, मानव पर्यावरण के अंग हैं। ओके, तो पर्यावरण के तीन घटक होते हैं, याद रखिएगा। चलिए हम यहां से देखते हैं, यह है हमारा पर्यावरण का घटक। सबसे पहले हम प्राकृतिक पर्यावरण क्या है, पर्यावरण के घटक। सबसे पहले इस डायग्राम से हम प्राकृतिक पर्यावरण को समझते हैं। अभी मैं आपको बता चुकी हूँ कि प्राकृतिक पर्यावरण क्या है, कि वो सारी चीजें जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है, ठीक है, जो हमें प्रकृति से प्राप्त हो रहा है, जिसमें मनुष्य का कोई भी रोल नहीं है, वो सारे प्राकृतिक पर्यावरण है। जैसे सजीव, सजीव या फिर जीव मंडल। ओके, सजीव या जीव मंडल, जो भी सजीव चीजें हैं, क्या मनुष्य बना सकता है किसी मनुष्य को, मनुष्य कोई जीव जंतु बना सकता है, नहीं बना सकता, ये हमें प्रकृति से प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण का अंग है। स्थल, जमीन, स्थल मंडल जो होता है, जमीन, जमीन क्या मनुष्य बना सकता है, नहीं बना सकता, ये हमें प्रकृति से प्राप्त हुआ है, तो ये भी प्राकृतिक पर्यावरण का अंग है। वायु यानी कि वायुमंडल, वायुमंडल क्या मनुष्य बना सकता है, वायु नहीं बना सकता, ये भी हमें प्रकृति से प्राप्त हुआ है, तो प्राकृतिक पर्यावरण का अंग है। जल यानी कि जो पानी होता है, जल होता है, जलमंडल, ये भी किसका अंग है, प्राकृतिक पर्यावरण का अंग है। तो प्राकृतिक पर्यावरण आप समझ गए होंगे, जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है। पहाड़, पर्वत, मैदान, नदियां, सजीव, हवा, ये सभी प्राकृतिक पर्यावरण के अंग हैं। ओके, अब आता है मानव निर्मित पर्यावरण। तो मानव निर्मित पर्यावरण नाम से ही क्लियर है, मानव निर्मित या मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ, ठीक है। तो वो सारी चीजें अपने आसपास आप देखिए, बहुत सारी ऐसी चीजें मिल जाएंगी, बहुत सारी क्या, मैक्सिमम चीजें आपको ऐसी मिल जाएगी जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया, तो वो सारे मानव निर्मित पर्यावरण के अंग हैं, ठीक है। देखिए इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, स्मारक, उद्योग, ये सभी क्या है, मानव निर्मित पर्यावरण के उदाहरण है। इमारतें क्या प्रकृति बना के देती है, नहीं बनाती। पार्क भी प्रकृति नहीं बनाती। जंगल प्रकृति बनाती है, लेकिन पार्क प्रकृति नहीं बनाती। पेड़ पौधे प्रकृति बना रही है, लेकिन पार्क में क्या होता है, हम प्रॉपर तरीके से पेड़ लगाते हैं, वहाँ झूले लगे होते हैं, खेलने के लिए जगह होती है, बैठने के लिए जगह होती है, तो वो सारा कौन बना रहा है, मनुष्य बना रहा है ना, तो वो मानव निर्मित पर्यावरण है। सड़क कौन बनाता है, स्थल भले ही प्रकृति दे रही है हमें, जमीन भले ही प्रकृति दे रही है, लेकिन सड़क जो रोड बनाते हैं वो मनुष्य बनाता है, तो सड़क क्या हो गया, मानव निर्मित पर्यावरण हो गया, ठीक है। उद्योग मानव निर्मित पर्यावरण है, स्मारक भी मानव निर्मित पर्यावरण है। अब है मानव पर्यावरण, जो सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरण है। बेटा मान लीजिएगा, मानव पर्यावरण ही सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरण है, क्योंकि किसी भी पर्यावरण को इस्तेमाल के योग्य बनाने वाला कौन है, मनुष्य है। तो मानव जो है वो सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरण का अंग है। देखिए एक व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति, ये सभी क्या है, मानव पर्यावरण का अंग है, ठीक है। जैसे देश, राजनीतिक स्थिति क्या होता है, मानव पर्यावरण का अंग है। आर्थिक स्थिति क्या है, शैक्षिक, धर्म, समुदाय, परिवार, व्यक्ति, ये याद रखिएगा बेटा एक एक चीज, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है, इसमें से आ जाएगा आपका, मान लीजिए ये आ जाए कि सजीव, ये क्वेश्चन आ जाए कि इसमें मानव पर्यावरण का उदाहरण कौन सा है, ओके, या कौन सा मानव पर्यावरण का उदाहरण नहीं है। आपका आ जाएगा कुछ भी आ सकता है, सजीव आ जाए, फिर समुदाय, धर्म, राजनीतिक स्थिति, तो इसमें क्या होगा, सजीव मानव पर्यावरण का उदाहरण नहीं है। तो इसमें आपको ये देख लेना है कि कौन सा मानव पर्यावरण का उदाहरण है। प्राकृतिक पर्यावरण, मानव निर्मित पर्यावरण बहुत अच्छे से आप समझ चुके हैं। मानव पर्यावरण समझिए, एक व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति, ये सभी क्या है, मानव पर्यावरण का उदाहरण है, ठीक है। अब देखिए हम आगे देखते हैं क्या है, जीवीय और अजीवीय, ठीक है। सजीव प्राणियों का और जीवीय क्या होता है, सजीव प्राणियों का संसार, जैसे पादप और जंतु, ठीक है। पर्यावरण के भी दो घटक होते हैं, जीवीय और अजीवीय। देखिए प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय और अजीवीय दो परिस्थितियां पाई जाती है। जीवीय और अजीवीय क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण, जो जीव जंतु है प्राकृतिक पर्यावरण के उदाहरण है। तो प्राकृतिक पर्यावरण में जीवीय और अजीवीय जो पर्यावरण दो
परिस्थितियां पाई जाती हैं। जीवीय सजीव प्राणियों का संसार है, जैसे पादप और जंतु। अजीवीय क्या है? निर्जीव प्राणियों का। जीवीय मतलब जीवित, अजीवीय मतलब निर्जीव। ठीक है, तो निर्जीव प्राणियों का संसार है, जैसे कि स्थल। तो याद रखिएगा, पर्यावरण के भी हैं दो परिस्थितियां हैं, मतलब कि प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय तथा अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं। जीवीय जो कि जीवित प्राणियों का संसार है, अजीवीय जो निर्जीव पदार्थों का संसार है। ओके, देखिए ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, लोग, स्थान एवं वस्तुओं की प्रकृति को क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। ओके, अब देखिए आगे हम देखते हैं, आगे क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण, अब एक एक चीज को डिटेल से हम समझेंगे, प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है और सारी चीजें क्या होती है, एक एक चीज को हम डिटेल से यहाँ पे समझेंगे। ओके, ओके बेटा, एक एक चीज को हम डिटेल से समझते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है ऊपर भी मैं बता चुकी हूँ, उसी चीज को और बहुत अच्छे से बताते हैं। ठीक है, देखिए प्राकृतिक पर्यावरण भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुएं मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। क्या करते हैं? भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलकर क्या बनाते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। ओके, ऊपर प्राकृतिक पर्यावरण ऊपर ही बता चुके हैं, वो सारी चीजें जो प्रकृति से हमें प्राप्त होती है वो प्राकृतिक पर्यावरण बनाती है। पृथ्वी की ठोस प्रकृति या कठोर ऊपरी परत को क्या कहते हैं? स्थल मंडल कहते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है मिलान करने वाला, स्थल मंडल क्या है, जल मंडल क्या है, वायुमंडल क्या है। जो मैचिंग वाले क्वेश्चन आता है वो यहाँ से आ जाता है बेटा, कई बार आ चुका है, आप क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। मैं प्रीवियस ईयर का PYQ भी करा रही हूँ, तो उसमें आप भी वो वीडियो भी देख के आप समझ सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो स्थल मंडल क्या है? पृथ्वी की ठोस प्रकृति या कठोर ऊपरी परत को क्या कहते हैं? स्थल मंडल कहा जाता है। ओके, अब है स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है तथा खनिज संपदा का भी स्रोत है। स्थल मंडल क्या है? वह स्थल है जो हमें वन, कृषि एवं मानव वस्तुओं के लिए भूमि, बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं के चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है और खनिज संपदा का भी स्रोत है। यानी कि जो जमीन होता है वो स्थल मंडल है, जिसे हम प्रॉपर्टी 6 क्लास में पढ़ चुके हैं। प्रॉपर्टी वो क्या होता है? स्थल मंडल होता है। ठीक है, अब देखिए जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। तो बिल्कुल आपको यहाँ पे देखिए क्या है? जलमंडल। स्थल मंडल क्या है? देख सकते हैं कि जमीन को स्थल मंडल कहते हैं, जल को क्या बोलते हैं? जलीय क्षेत्र जो होता है उसे जलमंडल कहते हैं। जो हमारे चारों ओर वायु की एक पतली सी परत है उसे वायुमंडल कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? वायुमंडल। और जैव मंडल किसे कहते हैं? जहाँ पे स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल तीनों ही चीजें हों उसे हम जैव मंडल कहते हैं। और मनुष्य का जीवन वहीं पे संभव है जहाँ पे स्थल मंडल, जीव मंडल और स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल तीनों ही चीजें हों। क्लियर? लिख लीजिए जो मैं बोल रही हूँ, लिखते जाइए आप कि मनुष्य का जीवन वहीं पे संभव है जहाँ स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल हो। यानी कि इन तीनों का मिश्रण को क्या कहते हैं? जैव मंडल कहते हैं। तो जैव मंडल में ही मनुष्य का जीवन संभव है। क्योंकि क्या हम सिर्फ जल में रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। जहाँ पे हवा और जमीन ना हो वहां पे हम नहीं रह सकते हैं, सिर्फ पानी में। और जहाँ पे जमीन हो, हवा और पानी ना हो तो वहां भी हम नहीं रह सकते। सिर्फ हवा हो, वहां पे जमीन और पानी ना हो तो वहां भी हम नहीं रह सकते। तो हमें तीनों ही चीजें चाहिए। तो मनुष्य के जीवन के लिए क्या जरूरी है? जैव मंडल जरूरी है। ठीक है, तो देखिए जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं, जलीय क्षेत्र को क्या कहते हैं? जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को क्या कहते हैं? वायुमंडल। वायुमंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी की चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ये रह गया, हम इसे जरूर देखेंगे। पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट, सबकी उत्पत्ति फ्रेंच सबके इन्वायरोनेर या एनवायरोपन से हुई है, जिसका अर्थ है पड़ोस। याद रखिएगा इसे बिल्कुल। इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? पड़ोस। ओके, अब चलिए हम यहाँ तक देख चुके हैं, हम आगे हम देखते हैं पारितंत्र। पारितंत्र क्या है बेटा? ये मिलान से एक क्वेश्चन ये कई बार आ चुका है मैचिंग वाले, या फिर वैसे भी ये क्वेश्चन आता है कि जो जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल ये सारे क्वेश्चन आते ही रहते हैं, तो इसको आपको बहुत जरूर देखना है। अब देखिए पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल का सजीव संसार का निर्माण करता है। पादप तथा एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करता है।
क्या है, पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करता है। जैव मंडल का मतलब ही होता है सजीव संसार, जहाँ पे सजीव रह सकते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। क्या है, पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। ठीक है, तो आप ये बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, जलमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। ठीक है, इसके मिलान के क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार सीटेट में आ चुका है कि इसके मिलान वाले क्वेश्चन, और पारितंत्र से भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है। अब पारितंत्र क्या है, वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संभव है। यानी कि वह तंत्र जिसमें सभी जीवधारी यानी कि जो भी हैं, जिसमें जितने भी हमारे पर्यावरण के अंग हैं, सभी क्या होता है, आपस में एक दूसरे के साथ पर्यावरण के भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वो निवास करते हैं, उसे हम पारितंत्र कहते हैं। क्वेश्चन ये आया था कि इनमें से पारितंत्र का जो प्राकृतिक पारितंत्र का पार्ट कौन सा नहीं है, ये क्वेश्चन आ गया, और इसमें भी लास्ट में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो मैं आपको आगे समझाऊंगी। ओके, देखिए पारितंत्र क्या है बता चुकी हूँ मैं आपको। पारितंत्र ऊपर हम यहाँ देख चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे भी है, जैसे हरे भरे खेतों में, नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है, तो वहाँ पे क्या होता है, कहीं मूसलाधार बारिश होती है, कहीं कम होती है। तो ये सभी पारितंत्र को अच्छे बनाने के पार्ट हैं, सभी पारितंत्र को एक सही तरीके से बनाता है। अब देखिए यहाँ से भी आपको याद करना है कि 5 जून को क्या होता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस। क्या है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को वस्तु विनिमय पद्धति क्या है, बहुत क्लियर याद करना आपको, ये वस्तु विनिमय पद्धति, ये हमारी हिस्ट्री में भी हम पढ़ेंगे कि वस्तु विनिमय पद्धति क्या है। तो यह वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता है। वस्तु विनिमय पद्धति क्या है, वस्तुओं के अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता है, यानी कि एक वस्तु के बदले हम दूसरी वस्तु खरीदते हैं। गांव में ये बहुत ज्यादा होता है, अभी भी होता है। पहले जो पैसे नहीं थे, धन नहीं थे, तो वस्तुओं के बदले किसी को जूते चप्पल की जरूरत होती थी तो वो अपने घर से गेहूं चावल कुछ लेके जाते थे, और जूते चप्पल बेचने वाले को वो गेहूं चावल यानी कि अनाज देकर उसके बदले में क्या लेते थे, जूते या चप्पल लेते थे। सिर्फ जूते चप्पल नहीं, किसी भी चीज को खरीदने के लिए वस्तु विनिमय पद्धति, मतलब कि एक वस्तु के बदले हम दूसरी वस्तु खरीदते हैं, वहां पैसों का कोई मतलब नहीं है, यानी कि पैसों का लेन देन नहीं चलता है, उसी को हम वस्तु विनिमय पद्धति बोलते हैं। विनिमय का मतलब होता है खरीद और बिक्री, वस्तु का मतलब तो पता है आपको, समान, यानी कि एक वस्तु के बदले अदला बदली का व्यापारी वस्तु विनिमय पद्धति है। ओके, तो बेटा ये जो बॉक्सेस वाले टॉपिक है ना, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल आता ही है, बिल्कुल सीधा उठा के ये पूछ लिया जाता है, तो ये भी हमें देखते हुए चलना है। चलिए अब आगे देखते हैं। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित हैं, प्राय वह एक दूसरे पर भी आश्रित हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच को ही संबंध को ही पारितंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवधारियों का अपने आपस और अपने आसपास के पर्यावरण के बीच के संबंध को ही क्या कहते हैं, पारितंत्र कहते हैं। वस्तु विनिमय पद्धति मैं आपको बता चुकी हूँ, वस्तु विनिमय पद्धति आप देख चुके हैं। अब है सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। सूचना क्रांति क्या है, सूचना क्रांति वही है इंटरनेट जिसके थ्रू मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी से 10 साल पहले को यूट्यूब का चलन बहुत ही कम था। हम पढ़ते थे, बुक से पढ़ते थे, लेकिन बुक से पढ़ने का मजा ही कुछ और था। ठीक है ना, बुक से पढ़ते थे, कॉलेज जाते थे, स्कूल जाते थे, हम कोचिंग ज्वाइन करते थे, वहां पे पढ़ते थे, है ना। तो यूट्यूब, लेकिन अब यूट्यूब के कारण क्या हुआ है कि बच्चे फ्री में पढ़ाई कर सकते हैं। जो गरीब से गरीब बच्चे हैं वो भी पढ़ सकते हैं, फ्री में पढ़ाई कर सकते हैं। उन्हें पढ़ने के लिए पैसे, मतलब जो हम बहुत ज़्यादा पैसे दे के हम कोचिंग में पढ़ते थे, वो पैसे उन्हें देने की ज़रूरत नहीं होती, ना ही नोट्स खरीदने की ज़रूरत है। आप यहाँ से नोट्स बना सकते हैं, एक एक चीज आपको दिया गया है, एक एक चीज आपको समझाया जा रहा है, तो आप नोट्स बना सकते हैं। तो यही है, सूचना क्रांति से क्या हुआ, विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया है। हम कोई विदेश में भी हमारे रिलेटिव है, हम उनसे भी वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं, और वीडियो कॉल पे बात करते हुए ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति हमारे सामने बैठा है। ठीक है, आप मुझे नहीं जानते, लेकिन आप मुझे देख के मेरा वीडियो देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, तो मैं कहीं भी शायद आपको मिल जाऊं तो आप बहुत अच्छे से मुझे पहचान सकते हैं। ओके, तो यही होती है सूचना क्रांति की, कैसे हम अपनी सूचना आप तक पहुंचा रहे हैं इंटरनेट के थ्रू। बहुत सारे टेलीफोन, इंटरनेट, इनके थ्रू हम अपनी सूचना आप तक पहुंचा रहे हैं। और सूचना क्रांति से हुआ है कि विश्व में संचार बहुत ही ज्यादा सहज हो गया है। तो बेटा ये सारा ये चैप्टर छोटा सा चैप्टर था पर्यावरण, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें जो पर्यावरण के घटक हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से घटक हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। प्राकृतिक, मानव निर्मित, मानव पर्यावरण दे दिया जाएगा, पॉइंट दे दिए, ये सब लिख दिया जाएगा कि इसमें से कौन सा है कौन सा नहीं है, तो आपको करना है।
जीवीय अजीवीय पर्यावरण क्या है वो आपको जरूर देखना है। और यहाँ पे ये कि स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल, इसके लिए आपको मिलान वाले आते हैं, बहुत बार आ चुका है मिलान के लिए, तो ये आपको जरूर देखना है मिलान वाले क्वेश्चन। ऐसे ही मिलान वाला हमारा वो आता है जो वायुमंडल की पढ़ते हैं, वहां से भी मिलान वाले क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी आपको जरूर देखना है। वो तो 6th में है, तो 6th में करा चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। ओके, पारितंत्र से भी क्वेश्चन आता ही आता है। तो बेटा ये जो चैप्टर है, छोटा चैप्टर है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 1 या 2 क्वेश्चन इसमें से आता है, तो इसे आपको बहुत अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे से देखना है। कहीं भी कुछ समझ में ना आए तो प्लीज आप मुझसे जरूर कमेंट में पूछिए, कि कहीं भी कुछ भी आपको समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ सकते हैं। देखिए इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है, तो प्राकृतिक पारितंत्र बोला गया, याद रखिएगा, मरुस्थल, मरुस्थल को मनुष्य नहीं बनाता, ठीक है। प्राकृतिक पारितंत्र क्या है, मरुस्थल को मनुष्य नहीं बनाता, तो ये तीनों ही पारितंत्र है, मरुस्थल, ताल और वन, तीनों ही पारितंत्र है, लेकिन प्राकृतिक पारितंत्र पूछा गया कौन सा नहीं है। मरुस्थल को मनुष्य नहीं बनाता, तो मरुस्थल तो प्राकृतिक पारितंत्र है। ताल, ताल को मनुष्य बनाता है, छोटे छोटे होते हैं ना वो तालाब बोल सकते हैं, ताल बोल सकते हैं, इसमें मछलियां पाली जाती हैं, अपने व्यापार के लिए लोग मछलियां पालते हैं, तो वो प्राकृतिक पारितंत्र का पार्ट नहीं है। ओके, वन, वन को भी मनुष्य नहीं बनाता, तो वन भी प्राकृतिक पारितंत्र का पार्ट है, इसमें नहीं पूछा गया है। तो ताल को मनुष्य बनाता है, तो वो प्राकृतिक पारितंत्र का पार्ट नहीं है। देखिए दूसरा क्या है, इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है, मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है। स्थल, धर्म, समुदाय, मानवीय पर्यावरण का घटक धर्म भी है, समुदाय भी है, स्थल मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है। अब नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है। मानव निर्मित पर्यावरण, पहाड़, समुद्र, पहाड़ और समुद्र क्या मनुष्य बनाते हैं, नहीं बनाते, जबकि सड़क मनुष्य बनाते हैं, तो मानवीय पर्यावरण का घटक क्या है, सड़क है। अब देखिए इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है, पर्यावरण के खतरा, पादप वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, फसल वृद्धि। पादप वृद्धि भी पर्यावरण के लिए खतरा नहीं है, फसल वृद्धि तो खतरा हो ही नहीं सकता, जनसंख्या वृद्धि जो है हमारे पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ओके, अब देखिए यही मिलान वाला यहाँ पे आ गया है, निम्नलिखित स्थलों का मिलान करिए। जैव मंडल, जैव मंडल क्या है, पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर, क्या है, वायुमंडल। चलिए हम पहले यही मिलाते हैं, पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर वायुमंडल। जलीय क्षेत्र क्या है, हमारा जल मंडल है जलीय क्षेत्र। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है ही नहीं इसमें कहीं। ओके, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल तो कहीं है। हमारे आसपास का क्षेत्र, हमारे आसपास का क्षेत्र क्या है, पर्यावरण है, बता चुकी हूँ, सबसे पहला टॉपिक मैंने ये बताया, हमारे आसपास का क्षेत्र। अब क्या हुआ, संकीर्ण क्षेत्र, जहां स्थल जल एवं वायु पारस्परिक क्रिया करती है, वह संकीर्ण क्षेत्र जहां स्थल जल और वायु पारस्परिक क्रिया करती है, तो ये क्या है, जैव मंडल। वह संकीर्ण क्षेत्र जहां स्थल जल एवं वायु पारस्परिक क्रिया करती है, ये क्या है, हमारा जैव मंडल। ओके, जीवों एवं उनके परिवेश के बीच संबंध, या ये क्या होता है, पारितंत्र होता है। जीवों एवं परिवेश के बीच संबंध क्या होता है, हमारा पारितंत्र होता है। सॉरी, यहाँ पे देखिए गुरुत्वाकर्षण बल पे मैंने वो कर दिया, तो इसको ना बोल के भी मैंने वहां पे लगा दिया, तो इसको हमें इरेज करना है। ओके, पर्यावरण क्या है, पर्यावरण हमारे आसपास का क्षेत्र, मतलब मुंह से तो बोल रही हूँ कि गुरुत्वाकर्षण बल वाला कहीं होगा ही नहीं, और वैसे मैं टिक लगा रही हूँ। तो आप देख चुके हैं बेटा, मैंने आपको ये भी करा दिए, क्वेश्चंस भी करा दिए, चैप्टर भी करा दिए। बहुत अच्छे से चैप्टर को समझिए, नोट्स बनाइए, और आपको अगर इसके पीडीएफ चाहिए, और वीडियो का अगर किसी के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता, बहुत सारे बच्चे के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता है, तो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम में ज़रूर जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक मैं नीचे आपको कमेंट में दे दूंगी, तो टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइए, और आपको वहाँ पे सारे ही चैप्टर की पीडीएफ मिल जाएगा। यहाँ तक कि क्वेश्चन पेपर जो PYQ है उसका भी पीडीएफ में डालती रहूँगी, साथ के साथ जैसे ही क्वेश्चन पेपर कराऊंगी उसका पीडीएफ डालूंगी, और चैप्टर की भी पीडीएफ डालती रहूंगी, और साथ के साथ वहाँ वीडियो भी डालती रहूंगी। तो आप टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइए, और टेलीग्राम से जुड़िए, और वीडियो बंद करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट करिए। ओके बच्चों, बाय बाय।